अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने बैक्टीरिया के प्रोकैरियोट्स के एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स और एडिशनल स्ट्रक्चर्स पढ़ने थे। ठीक है बेटे, चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन से। सेल वॉल तक हमने पढ़ लिया था, आज हम स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन से। जी बेटे, सेल मेम्ब्रेन जैसे हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ चुके हैं। सेल मेम्ब्रेन इज द बेसिक पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, बेसिक पार्ट है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है चाहे वो यूकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन इज द बेसिक पार्ट। यहाँ पे बैक्टीरिया में भी प्रोकैरियोट्स में भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी और उसकी लोकेशन कहाँ पे है बेटे? जस्ट बीनीथ द सेल वॉल। हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेल वॉल प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होती है और यूकैरियोट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर भी होती है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में सेल मेम्ब्रेन की जो लोकेशन है वो जस्ट बीनीथ द सेल वॉल के बिल्कुल नीचे होगी। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स में थिन होगी, पतली होगी और फ्लेक्सिबल होगी। ठीक है, और सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, और इसको सराउंड किया होगा किसने? साइटोप्लाज्म ने। ठीक है, मतलब इसका ये है बेटे कि इसका सेल मेम्ब्रेन का डायरेक्ट कांटेक्ट है किसके साथ? साइटोप्लाज्म के साथ। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट होगी, डेलिकेट मतलब कि बहुत ज़्यादा नाजुक होगी। ठीक है, अगर हम इसका डिफरेंस देखते हैं यूकैरियोट्स के साथ, तो यूकैरियोट्स में स्टीरोल्स और कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर स्टीरोल्स और कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे हम इसके फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस बेटे इसके क्या है? पहला तो है इसका रेगुलेशन। किस चीज़ की रेगुलेशन? ट्रांसपोर्टेशन की रेगुलेशन। प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, शुगर्स, इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे मेटाबोलाइट्स की ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करेगी सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि सेल वॉल जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, ये ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल नहीं करती, सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है। ठीक है, क्यों बेटे? इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इस वजह से ये ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करती है। ठीक है, और इस तरह से प्रोकैरियोट्स के अंदर भी ये रेगुलेशन कराएगी किसकी? ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फंक्शन इसका क्या है? एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर डेफिनेटली क्या है? साइटोप्लाज्म है। और बेटे ये क्या करती है? इसमें सारे के सारे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करवाते हैं? रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। यहाँ पे हमारा सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक है बेटे? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या? वो सॉल्यूशन जो कहाँ पे प्रेजेंट है? साइटो मतलब कि सेल के अंदर। सेल के किस पोर्शन में? प्लाज्मा पोर्शन के अंदर, प्लाज्मिक पोर्शन, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स किस चीज़ का? प्रोकैरियोट्स का। जैसे चैप्टर नंबर 6 में हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं है। अब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं है, इसी वजह से तो हम इनको प्रोकैरियोट्स का साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कह रहे हैं ना। जैसे हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियस से पहले। ठीक है, तो इसके अंदर प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ इसके अंदर साइटोस्केलेटन हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। किससे मिलके बना है? माइक्रोट्यूब्यूल से। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर साइटोस्केलेटन यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह भी नहीं है। ठीक है, अब हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहाँ पे है बेटे? साइटोप्लाज्म है ना, तो ये कहाँ पे होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोइड के दरमियान में।
जैसे हमने यूकैरियोट्स में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, साइटोप्लाज्म की लोकेशन कहाँ होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में। हम प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हैं तो इस वजह से हम यहाँ न्यूक्लियस का वर्ड नहीं यूज़ कर रहे, हम यहाँ पे न्यूक्लियोइड का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी लोकेशन कहाँ होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोइड के बिटवीन। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसकी नेक्स्ट कैरेक्टर हम देख लेते हैं कि ये जेल लाइक होता है, थोड़ा सा विस्कस होगा, जेली की तरह का होता है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन रैपिडली हो जाएगी। चैप्टर नंबर 4 दोबारा आप रिमाइंड करें कि इसके अंदर चैप्टर नंबर 4 में भी हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो रैपिडली मूव करते हैं। अब जेल लाइक मटेरियल होगा, उसमें से लार्ज मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं? नहीं मूव कर सकते ना, स्मॉल मॉलिक्यूल्स रैपिडली मूव करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटोप्लास्ट। अच्छा, ये सारा जो जितने भी आज हम स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं इनके मैं रेफरेंस दूंगी किसके साथ? आपको चैप्टर नंबर 4 के साथ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको पता है। प्रोटोप्लास्ट, प्लाज्मा ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें? चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि प्रोटोप्लास्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलकर बनता है। अब यहाँ पे ये प्रोटोप्लास्ट प्रोकैरियोट्स का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के अंदर जो जो चीज़ें भी प्रेजेंट हैं उन दोनों से क्या बनेगा? प्रोटोप्लास्ट बनेगा। बेटे आपको यहाँ पे अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोटोप्लास्ट ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, आपको पता होना चाहिए क्या डिफरेंस है बेटे। जो यूकैरियोट्स का प्रोटोप्लास्ट था वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलकर बना था। यहाँ पे जो प्रोटोप्लास्ट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो जो चीज़ें साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है उनके साथ मिलकर बनता है। समझ आ गई है। और हमें पता है साइटोप्लाज्म मेजर पार्ट है किसका? प्रोटोप्लास्ट का। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? क्रोमेटिन बॉडीज हैं, राइबोसोम्स हैं, मीजोसोम्स हैं, ग्रैन्यूल्स हैं, न्यूक्लियोइड है। ठीक है बेटे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर किसके अंदर प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोइड। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे ना न्यूक्लियस क्यों नहीं बोल रही मैं बार बार, न्यूक्लियोइड क्यों बोल रही हूँ? बेटे जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया, न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस तो है ही नहीं इसके अंदर। अब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस जब नहीं है तो क्या न्यूक्लियस होगा? तो न्यूक्लियस भी नहीं है। न्यूक्लियोइड की बात करते हैं। बैक्टीरियल सेल के अंदर क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, लैग करता है बैक्टीरियल सेल क्रोमोसोम्स को और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को लैग करता है। अब इसका मतलब ये क्रोमोसोम बाउंडेड इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम इसके अंदर होगा, ठीक है, लेकिन जो मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड है वो नहीं है इसके अंदर। अब इसका डीएनए जो होता है बेटे कहाँ पे होता है? सेंट्रल पोजीशन पे होगा, ठीक है, और ये मे बी प्रेजेंट इन सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। हो सकता है ये प्रेजेंट हो किसमें? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट हो या इरेगुलरली शेप हुआ हो और डेंस एरिया बना ले, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटे? क्रोमेटिन रीजन। वो रीजन यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट है। अगर वो इरेगुलर शेप के अंदर होगा तो वो क्या बनाएगा बेटे? क्रोमेटिन बॉडी बना लेगा। क्रोमेटिन बॉडी की अगर आपको कॉम्पोजिशन देखते हैं तो लॉन्ग मॉलिक्यूल है डीएनए का जो टाइटली फिट है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे? क्रोमेटिन बॉडी। और इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। जैसे हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि सब मर्ज इन द साइटोप्लाज्म, और कहाँ पे होगा बेटे? ये लेता है सेंट्रल पोजीशन इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। और बैक्टीरिया के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? एक ही क्रोमोसोम होगा। बैक्टीरिया हैज या प्रोकैरियोट्स हैज ओनली सिंगल क्रोमोसोम। समझ आ गई है? और ये सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकता है और इरेगुलरली शेप्ड भी हो सकता है। समझ आ गई है बेटे?
ये न्यूक्लियोइड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड बेटे है तो ये भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, लेकिन हम इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्यों? पहले तो ये चलो ठीक है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्यों है बेटे, इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्यों। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बेटे ये इस वजह से क्योंकि ये नॉन एसेंशियल है फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। नॉन एसेंशियल मतलब कि ये बैक्टीरियल सेल के अंदर होगा या बैक्टीरियल सेल के अंदर एब्सेंट होगा, उसकी ग्रोथ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना उसके किसी फंक्शन के अंदर कोई इफेक्ट पड़ेगा। अब अच्छा, अगर ये ज़रूरी नहीं है तो फिर इसकी प्रेजेंस का मकसद क्या है, इसका फंक्शन हम देख लेते हैं कि इसके अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं बेटे। ये डीएनए है ना, तो डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, जीन्स प्रेजेंट होंगे। जीन्स कौन कौन से, ड्रग रेजिस्टेंट जीन्स, हैवी मेटल्स से, डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे बेटे, नेक्स्ट है जी राइबोसोम्स। अब बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं राइबोसोम्स टाइनी ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक है, जिसके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होती और इसके किससे बने होते हैं, कॉम्पोजिशन देखते हैं आरएनए और प्रोटीन्स, जिसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। ये मे भी अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्री फ्लोटिंग भी हो सकते हैं और मेम्ब्रेन के साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच भी हो सकते हैं। अब राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, समझ आ गई है। अब इनका साइज जो होता है बेटे, इसमें प्रोकैरियोट्स के अंदर स्मॉलर होगा, यूकैरियोट्स के अंदर लार्जर होगा। प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो लार्जर सब यूनिट इसका 40 स्वेजबर्ग का होगा, स्मॉलर क्या होता है 30 स्वेजबर्ग का, तो मिलके कितना बनाते हैं 70 स्वेजबर्ग यूनिट ये बना लेते हैं आफ्टर सेडिमेंटेशन, ठीक हो गया। यूकैरियोट्स में ज़्यादा होता है, 50 और 60 और 40 स्वेजबर्ग होता है, समझ आ गई है। उसके बाद बेटे हम स्टार्ट करते हैं मीजोसोम्स। मीजोसोम्स क्या हैं, इनवेजिनेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इनवेजिनेशन वेसिकल्स कह सकते हैं, जैसे ये देखो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होगी, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हुई और उसने क्या बना लिया, एक वेसिकल बना लिया, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मीजोसोम बोल देते हैं। फंक्शन बेटे इसका क्या है, ये डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प आउट करवाएगा और सेल डिवीजन करवाएगा, ठीक है। और इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोसेलुलर एंजाइम्स, समझ आ गई है। इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एक्सोसेलुलर एंजाइम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं और इसकी एक्सपोर्ट करवाते हैं। बेटे देखो ये मेसोसोम्स है, इन्वेजिनेशन है, ये वेसिकल्स हैं, समझ आ गई है। अब इसके ज़रिए से एंजाइम्स को पैक करवा के इसको एक्सोसेलुलर बाहर भेजा जा सकता है। एक्सो मतलब कि आउटसाइड, सेल के, ठीक है। तो एंजाइम्स की एक्सोसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये यूज़ होंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है बेटे, ग्रैन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज। अब ग्रैन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज क्या हैं और इनका फंक्शन क्या है। अब बैक्टीरिया इस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स क्या है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। अब उनको अपनी लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए, सर्वाइवल पॉसिबल बनाने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना पड़ता है, जो कि ग्लाइकोजन भी हो सकते हैं, सल्फर भी हो सकते हैं, फैट्स भी हो सकते हैं और फॉस्फेट्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा इन ग्रैन्यूल्स और स्टोरेज बॉडी में वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है बैक्टीरिया के अंदर, जो कि क्या होता है, मेनली अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड होगा। उसके बाद दो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स, स्पोर्स एंड सिस्ट, ये आपको अक्सर पेपर में आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, एमसीक्यूज भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। पहले हम बात करते हैं किसकी बेटे, स्पोर्स की।
अब स्पोर्स क्या हैं? स्पोर ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, या हम इसको कह सकते हैं कि स्पोर छोटे से दाना, स्पोर का मतलब दाना भी होता है, ठीक है बेटे। अब स्पोर दो तरह के होते हैं, एक्सोस्पोर होंगे या एंडोस्पोर होंगे। बैक्टीरियल सेल को क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव सेल, ठीक है, जो सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा, रेप्लिकेशन भी करेगा, रेस्पिरेशन भी करेगा, ठीक है, सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। अगर स्पोर वेजिटेटिव सेल पे एक्सटर्नल बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सोस्पोर। अगर वो इंटरनल बनेंगे तो उनको क्या बोलेंगे? एंडोस्पोर। जैसे आपको वर्ड्स का मतलब से हम पता लगा लेते हैं, एक्सो मतलब के एक्सटर्नल और एंडो मतलब के इंटरनल। उसके बाद बेटे नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है कि ये डोरमेंट होते हैं। डोरमेंट का मतलब क्या? इनएक्टिव। डोरमेंट होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, और कब डेवलप होते हैं? लेट स्टेज ऑफ सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ की लेट स्टेजेस के अंदर ये क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। उसके बाद ये डोरमेंट है, इनएक्टिव है, इनके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है? ये रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट के विद किसी भी चीज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। फिजिकल इन्वायरमेंट में लाइट, हाई टेम्परेचर, डेसिकेशन, पीएच और किसी भी केमिकल एजेंट का इस पे इफेक्ट नहीं हो रहा, जिसके लिए हम कह रहे हैं ये रेजिस्टेंट है, ठीक है। और ये डोरमेंट से, इनएक्टिव से एक्टिव कंडीशन में कब आते हैं? जब कंडीशंस क्या होती हैं? फेवरेबल होती हैं, तब ये क्या कर जाते हैं? जर्मिनेट कर जाते हैं, और जैसे वेजिटेटिव सेल से ये बने थे वैसा ही वेजिटेटिव सेल ये बना लेंगे। उसके बाद बेटे सिस्ट, सिस्ट की बात करते हैं। डोरमेंट, थिक वॉल्ड और डेसिकेशन रेजिस्टेंट। डोरमेंट का हमें पता है, थिक वॉल्ड मोटी दीवारों वाले होते हैं, और डेसिकेशन रेजिस्टेंट बेटे, डेसिकेशन होता है पानी की कमी की वजह से ब्रेक डाउन हो जाना। डेसिकेशन रेजिस्टेंट कि जितनी मर्जी डिहाइड्रेशन हो जाए ये डेसिकेट नहीं करेंगे, इनकी ब्रेक डाउन नहीं होगी। अब ये कब डेवलप होते हैं? जब वेजिटेटिव सेल की डिफ्रेंसिएशन होती है। डिफ्रेंसिएशन मतलब कि वो अपने प्रॉपर मैच्योर स्टेज के अंदर आता है, उस तब क्या होती है? इसकी डेवलपमेंट होती है। और ये सिस्ट से, सिस्ट राउंड बन जाती है ना बेटे। सिस्ट क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया के बाहर वाली साइड पे सेल वॉल के बाहर बन जाएगी। समझ आ गई है बेटे? सॉरी, सिस्ट ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एक वेसिकल की तरह सेल के अंदर बन जाएगी। जिस तरह स्पोर है उसी तरह से सिस्ट है, और सिस्ट के अंदर भी ये क्वालिटी होती है कि जब सूटेबल कंडीशन होती है तो ये जर्मिनेट कर जाती है अनदर वेजिटेटिव सेल के अंदर। समझ आ गई है? और स्पोर और सिस्ट का डिफरेंस आपको पेपर में आ जाता है। स्पोर जैसे हमने देखा कि हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट है, और ये सिस्ट है नो हीट रेजिस्टेंट। ये हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट नहीं है, हाई टेम्परेचर होगा तो ये क्या हो जाएगी? ब्रेक डाउन हो जाएगी।